तो इससे पहले हम 11 नंबर क्वेश्चन तक फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम 12वें नंबर क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना ओजोन छिद्र कहलाता है। ये जानते होंगे आप सब। तो आओ इसका डिस्कशन हम देख लेते हैं। तो करा है क्वेश्चन में कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, यानी कि ओजोन छेद का तात्पर्य ओजोन परत का अपक्षय होना है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाए जाने वाली ओजोन परत सूर्य के परावैंगिक किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है। इन किरणों से आंखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है और कृषि एवं जलवायु पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद क्या करा है ओजोन परत से सूर्य के परावैंगिक किरणों को 70 से 90% तरंगे छन जाती है, यानी कि क्या ओजोन लेयर छान लेता है। उसके बाद बात करेंगे तो करा है क्वेश्चन में कि ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फोरमैन के द्वारा यानी कि 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले ओजोन परत में छिद्र किसने देखा था, कब देखा था, कहाँ देखा था। तो याद रखिएगा सबसे पहले छिद्र फोरमैन ने देखा था, कब 1973 में देखा था और कहाँ देखा था, तो अंटार्कटिका के ऊपर देखा था। तो याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे देखा था जहां सितंबर व अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है। उसके बाद बात करते हैं ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारक फ्लोरीन है। इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC हाइड्रोजन्स व इससे संबंधित कुछ अन्य पदार्थों कार्बन टेट्राक्लोरीन व मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायन से होती है। कराए कुछ यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में कि ओजोन से बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल जो कनाडा में पड़ता है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। क्वेश्चन पूछता है जी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन संरक्षण से हो जाएगा। तो देखिए ये बुक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज तक प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे और पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो जरूर एक बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य करने की भाषा 2 है, एक अंग्रेजी है और एक फ्रेंच है और 4 और भाषाएं हैं जिन्हें राष्ट्र संघ मान्यता प्राप्त है। जैसे हो गया चीनी, हो गया रशियन, हो गया अरबी, हो गया स्पेनिश। हो गया चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश, टोटल 6 भाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच और उसके बाद यानी कि टोटल 6 भाषा है ना, जिसमें 2 जो कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच और 4 अन्य भाषा है जो चीनी हो गया, रशियन हो गया, अरबी हो गया और स्पेनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या करा है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग इसके 6 अंग है। क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, तो 6 अंग है जो इस प्रकार है। एक महासभा, सुरक्षा परिषद, उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसके बाद प्रन्यास परिषद, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद सचिवालय। तो क्वेश्चन पूछता है जी कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद को। तो इस तरीका से भी वो क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष काशावा कोरोशी जो हंगरी के हैं। कौन है, काशावा कोरोशी जो कहाँ के, हंगरी के हैं। उसके बाद बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस है। कौन है, एंटोनियो गुटरेस है जो पुर्तगाल के हैं। उसके बाद हम अब 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो मिलान करने के लिए कर रहा है। तो मिलान करने के लिए कर रहा है तो हम मिलान करते हैं। तो देखते हैं तो कर रहा है क्वेश्चन में
करा है कि मिलान करना है, तो इंद्रावती कहाँ हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद पेरियार कहाँ हो जाएगा, केरल हो जाएगा। उसके बाद सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। और बंदीपुर कर्नाटक हो जाएगा। ये बाघ संरक्षित क्षेत्र है, तो इस तरीका से हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 का 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, सी हो जाएगा। हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। कराए क्वेश्चन में जी की पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की में स्थित है। यह महत्वपूर्ण बाघ और हाथी आरक्षित क्षेत्र है। क्वेश्चन पूछ सकता है पेरियार किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ और हाथी के लिए। उसके बाद करा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती एक राष्ट्रीय उद्यान है और 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया। क्वेश्चन पूछेगा जी कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, 1983 में, जब भारत वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट वाला, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह एक हाथी अभ्यारण्य भी है। क्वेश्चन पूछेगा कि सिमलीपाल कहाँ है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में है। और किस जिला में, तो मयूरभंज जिला में है। और यह एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है और यह एक हाथी अभ्यारण्य भी है सिमलीपाल। उसके बाद बात करेंगे तो करा क्वेश्चन में कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह एक प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। कहेगा बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक टाइगर रिजर्व कब स्थापित किया गया, तो 1974 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख है। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान में 2021 में इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। रामगंगा नेशनल पार्क इसलिए रख दिया गया क्योंकि रामगंगा नदी के किनारे था, तो याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे कि देश का सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। कहेगा टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद करा क्वेश्चन में, और वर्तमान में सबसे ज्यादा मसाला भी मध्य प्रदेश में हो गया है। सबसे ज्यादा मसाला पहले यानी कि केरल था, केरल में सबसे ज्यादा मसाला होता था, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन मध्य प्रदेश से, याद रखेगा। उसके बाद करा है भारत का सबसे बड़ा यानी कि बाघ अभ्यारण्य नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कहेगा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद बोलेगा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कैमूर लमजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है। कहाँ है, मणिपुर में। उसके बाद बोलेगा कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, तो याद रखिएगा 53 है। भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। उसके बाद बात करते हैं टाइगर रिजर्व की बात करेगा तो 53, लेकिन भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण मानकों की मान्यता जुलाई 2021 में मिली है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो बात करते हैं करा है क्वेश्चन में कि हाइड्रोमीटर द्रव घनत्व मापी के द्वारा किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। इससे द्रवों को विशिष्ट गुरुत्व निकाला जाता है। उसके बाद यानी कि हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। उसके बाद बात करेंगे तो हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे तो ग्रेविमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा ग्रेविमीटर किसको मापता है, तो याद रखिएगा पानी की सतह पर जो तेल की उपस्थिति होता है उसको मापा जाता है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। तो करा एक उद्योग दिया हुआ है और अवस्थित दिया हुआ है। तो रेलवे उपकरण दिया हुआ है, तो एक कहाँ हो जाएगा, रेलवे उपकरण भिलाई हो जाएगा, रेलवे उपकरण भिलाई। उसके बाद बोल रहा है कि मोटर वाहन कहाँ हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा, मोटर वाहन जबलपुर। उसके बाद पोत निर्माण दिया हुआ है, पोत निर्माण कहाँ हो जाएगा, कोच्चिन हो जाएगा। और साइकिल लुधियाना हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
तो फिर से रेलवे उपकरण बोलेगा तो भिलाई, मोटर वाहन कहेगा तो जबलपुर, पोत निर्माण कोचीन और साइकिल कहेगा तो लुधियाना, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है देख। तो कह रहा है कि रेलवे उपकरण भिलाई है, उसके बाद मोटर वाहन जबलपुर है, उसके बाद पोत निर्माण कोच्चि है, उसके बाद साइकिल लुधियाना है। बिल्कुल। हम उसके बाद बात करते हैं कुछ फैक्ट की। कह रहा है पोत निर्माण स्थल कोचिन, इसे अरब सागर की रानी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है और वेमनाड कयाल के मुहाने पर स्थित है। कोचिन पतन एक प्राकृतिक पतन है। क्वेश्चन पूछेगा, पतन मीन्स बंदरगाह होता है, याद रखिएगा। कहते कहेगा क्वेश्चन में कोचिन पतन कैसा पतन है, कृत्रिम है, प्राकृतिक है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। अब की बार डबल स्टार लेना है तो एक बार जरूर ध्यान दीजिए। करा इसे पूरब की वेनिस कहा जाता है। किसे? पूरब की वेनिस कोचिन को कहा जाता है। और कहे जाने वाला यह बंदरगाह केरल के मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। कहेगा क्वेश्चन में कि किस द्वीप पर स्थित है, तो याद रखिएगा वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला व पेट्रोलियम यानी कि शोधनशाला स्थापित की गई है, तो ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है भिलाई शहर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और भिलाई इस्पात संयंत्र भी यानी कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1955 में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 की योजना में स्थापित किया गया। क्वेश्चन पूछेगा जी कि भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, ये सब यानी कि किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा निर्माण किया गया था, तो याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि यह रेल पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का प्रमुख निर्माण है। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य में एक शहर है। यहाँ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है और यहाँ तोपगाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना है जबलपुर मध्य प्रदेश। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है लुधियाना की बात करेंगे तो पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित एक शहर है जो देश में सबसे ज्यादा साइकिल पंजाब में बनती है। लुधियाना पंजाब में ही पड़ता है और लुधियाना एक प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, प्रोटीन में। किस में परिवर्तित करते हैं? प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो बात कर लेते हैं। कह रहा है पेड़ पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करता है तथा उन्हें प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न यानी कि नाइट्रेटों के रूप में पाई जाती है। जंतुओं तथा वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे प्रमुख गैस है। बिल्कुल। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। कितना प्रतिशत? 78%। उसके बाद बात करेंगे तो नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में यह सोरा अमोनियम यानी कि अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन युक्त अवस्था में सोरा हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, यूरिया आदि में पाया जाता है। बिल्कुल। उसके बाद बात करेंगे यूरिया का जो सूत्र होता है, क्या होता है? NH2CONH2 होता है। यूरिया NH2CONH2 एक कार्बनिक यौगिक है और यूरिया का खोज किसने किया था? बोल्हर किया था। उसके बाद बात करेंगे तो यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों का मूत्र में भी पाया जाता है यूरिया। उसके बाद बात करेंगे और मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें यूरिया कहाँ बनता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, एक यूरिक अम्ल अलग होता है, एक यूरिया अलग होता है। ये यूरिया जो बनता है ना, लीवर में बनता है, याद रखिएगा। कह रहा है इसका उपयोग यानी कि कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है और यह हवा में यानी कि हवा से हल्की होती है। इसका आणविक सूत्र NH3 होता है। NH3 अमोनिया का और NH4 हो जाएगा तो अमोनियम हो जाएगा। अमोनिया एक उपकरण रासायनिक खादों को बनाने में होता है। बिल्कुल सही होता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो क्या करा है कि हवा में परागण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो वायु परागण कहेंगे। उसके बाद बात करेंगे तो पौधे के हवा द्वारा परागण वायु परागण का यानी कि परागण कहते हैं। पौधे में प्रजनन
अंग मुख पुष्प होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे में प्रजनन अंग कौन होते हैं, तो पुष्प होते हैं। उसके बाद बात करेंगे तो प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं, जैसे में हो जाएगा वायुदल पुंज, दलपुंज हो जाएगा, पुमंग हो जाएगा, जयांग हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि पुष्प के पुमांग और जयांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। जैसे में पुष्प का नर जनन भाग पुमांग हो गया और मादा जनन भाग जयांग हो गया, जिन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है। इसे ही यानी कि जनांग कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे उसके बाद बात करेंगे तो पुमांग पुष्प का नर युग्मक जो मेल तथा जयांग मादा युग्मक बनाते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि परागन 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागन होता है और एक परपरागन होता है। स्वपरागन की बात करेंगे यानी कि स्वपरागन की बात करेंगे तो जब एक पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागन कहते हैं। ये स्वयं यानी कि स्वपरागन कहेंगे। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे परपरागन की, तो जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परपरागन कहेंगे। तो ये तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करेंगे तो परागन की विधियां, तो परागन की कौन कौन विधि है, किसके किसके द्वारा परागन हो सकता है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वायु परागन यानी कि वायु परागन वायु के द्वारा परागन होता है, कीट परागन कीटों के द्वारा परागन होता है, जल परागन जल के द्वारा परागन होता है। उसके बाद जंतु परागन जंतु के द्वारा परागन होता है, पंछी परागन पंछियों के द्वारा होता है। तो इस तरीका से परागन होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा युवा ने जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली पुलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली पुलिस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका करा क्वेश्चन में कि दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 के यानी कि 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं के योग्यता और क्षमता के अनुसार उनके कौशल की उन्नत करते हुए उनके साथ संपर्क स्थापित करना है। उसके बाद बात करते हैं केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सभी लोग जानते होंगे जम्मू कश्मीर केसर का उत्पादक राज्य है। उसके बाद बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो कह रहा है कि भारत में केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है तथा पूरे विश्व में केसर के उत्पादक ईरान प्रथम स्थान है। तो याद रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा केसर जम्मू कश्मीर में होता है और विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ईरान में होता है। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा क्रोकस क्रोकस सैटाइवस। क्वेश्चन पूछेगा कि केसर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा क्रोकस सैटाइवस क्रोकस सैटाइवस। उसके बाद बात करेंगे तो इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में वर्णक एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे कश्मीरी केसर को जीआई टैग यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीवन भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई जो टैग होता है इसको भौगोलिक संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि जल शोधक का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो बी हो जाएगा यानी कि निस्यंदन के द्वारा सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं होता है। उसके बाद बात करेंगे और सबसे पहले जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग के चाय को 2004-05 में मिला था, 2004-05 में जरूर याद रखेगा। उसके बाद बात करेंगे कि यानी कि निस्यंदक प्रक्रिया के द्वारा जल में मौजूद सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं किया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं करा जल शुद्ध करने के प्रमुख उपाय या विधियां निम्न हैं। तो जैसे में आरओ सिस्टम, इसके द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होती है। यह पेय जल को साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका है। यह गंदगी धूल बैक्टीरिया आदि से पानी को मुक्त कर शुद्ध व मीठा बनाता है। उसके बाद बात करेंगे तो यूवी रेडिएशन सिस्टम, इसमें पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए व्यवस्थित हो जाते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
और पानी शुद्ध कैसे किया जाता है? तो क्लोरीनेशन, इसके जरिए पानी साफ किया जाता है। विभिन्न नगरों में एवं सरकारी उपक्रमों में जलपूर्ति के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें पानी के शुद्ध होने पर इसके रंग और सुगंध में परिवर्तित आ जाता है। यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। उसके बाद और पानी शुद्ध कैसे किया जा सकता है? तो पानी को शुद्ध, जल को उबालिएगा तो हो जाएगा। जल को उबालने से जल के अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु इस विधि के केवल सीमित मात्रा में ही जल को शुद्ध किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि NSDL का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड हो जाएगा, डी हो जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात कर लेते हैं, तो क्या है? तो हम बात करते हैं तो NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड है। यह एक संगठन, याद रखिएगा, यह एक संगठन है जिसके सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने वाली होल्डिंग्स और सिक्योरिटीज यानी कि शेयर, बॉन्ड, कैश को सुरक्षा प्रदान करता है। और इस व्यवस्था में सभी काम ऑनलाइन होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, कीट दंश होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फॉर्मी कमल के द्वारा। किसके द्वारा? फॉर्मी कमल के द्वारा होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, कीट दंश से होने वाली खुजली फॉर्मी कमल के कारण होती है। और एसेटिक अम्ल एक सरलतम कार्बोक्जिलिक अम्ल है। इसके कारण सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। इससे क्या होता है? एथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे तो वाटर यानी कि वाटर सोल्यूबल होता है। ये स्किन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा दिलाते हुए त्वचा को ग्लोइंग और रेडिएंट रखने में सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्न हस्तियों को विचार करें। तो विचार करें, उसके बाद कर रहा है इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? तो देखते हैं, नसीरुद्दीन शाह ये है, उसके बाद गिरीश कर्नाड ये भी है, उसके बाद डॉली ठाकुर ये भी है, उसके बाद मकरंद देशपांडे ये भी है। तो ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो अभी से क्वेश्चन जो डिस्कशन होता है इसको हम देख लेते हैं। करा क्वेश्चन में कि सभी हस्तियां थिएटर एवं अभिनय से जुड़े हैं। उसके बाद बात करेंगे, नसीरुद्दीन शाह हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। उनका सिनेमा में सफर की शुरुआत 1975 में आई फिल्म निशान से जुड़ी हुई है। कौन? नसीरुद्दीन शाह। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद बात कर लेते हैं गिरीश यानी कि कर्नाड। यह एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता हैं। गिरीश कर्नाड को 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। किन्हें? यानी कि गिरीश कर्नाड को। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि यानी कि मकरंद देशपांडे हिंदी फिल्मों में एक अभिनेता है और इनके प्रमुख फिल्म रिस्क 2007 और डरना जरूरी है 2006 में है ना, ये सब फिल्म है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे डॉली ठाकुर किस संबंधित है। ये भारतीय फिल्मों में एक प्रमुख कलाकार थे। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत रिचर्ड एटनबरो की गांधी 1982 में यानी कि 1982 से कास्टिंग डायरेक्टर और यूनिट प्रचारक के रूप में काम किए हैं, यानी कि रूप में किए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि अंडमान द्वीप समूह पर वंडूर के पास, इसीलिए इसे वंडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। याद रखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, वंडूर राष्ट्रीय उद्यान। वंडूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में है। इसकी स्थापना 1983 में समुद्री
यानी कि जीवन की रक्षा के लिए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। कहेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान समुद्री उद्यान की स्थापना कब? तो 1983, याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे तो उद्यान में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, जो द्वीप और यानी कि लैविरिथ द्वीप समूह हैं, जो द्वीप और लैविरिथ द्वीप समूह है। वनस्पति का प्रकार और संरचना द्वीप से तक भिन्न है। ध्यान दीजिएगा, वनस्पति का प्रकार और संरचना द्वीप से द्वीप तक भिन्न है। उसके बाद हम बात करेंगे अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है। यह बंगाल के खाड़ी में स्थित है, जिसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिण अंडमान में स्थित है। दक्षिण अंडमान में स्थित है, बिल्कुल सही। उसके बाद बात करेंगे कि दोनों के बीच यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोनों के बीच 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में इस द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह तथा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण इस द्वीपों को निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्यजीव अभयारण्य और 9 राष्ट्रीय पार्क तथा जैव संरक्षित क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्यजीव अभयारण्य है, याद रखिएगा, और 9 राष्ट्रीय पार्क भी है। उसके बाद बात करेंगे तो रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ है, तो अंडमान में। उसके बाद बात करेंगे पिरोटन द्वीप अरब सागर में स्थित है। कहेगा पिरोटन द्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में। यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले के पास है। उसके बाद बात करेंगे तो पिरोटन द्वीप मरीन नेशनल पार्क का भाग है। यह भारत यानी कि यह पहला भारत का समुद्री अभयारण्य है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला समुद्री अभयारण्य कौन है, तो याद रखिएगा पिरोटन द्वीप यानी कि मरीन नेशनल पार्क। उसके बाद बात करेंगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री अभयारण्य जो है ना, ये है यानी कि रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर रहा था, तो रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1980 में हुआ था, और यह एक दर्शनीय स्थल भी है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट पॉइंट में करा है गंगा सागर सागर द्वीप और गंगा सागर संगम भी कहलाता है। यह बंगाल के खाड़ी में कोलकाता से 150 मीटर दक्षिण में एक द्वीप है। इसे गंगा नदी सागर से संगम माना जाता है। इस द्वीप में बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास भी है। उसके बाद बात करेंगे तो रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह एक शांत शहर है और यह करमाती पवन द्वीप का हिस्सा है। यह शहर पंबन चैनल के यानी कि माध्यम से देश के अन्य भाग से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा। उसके बाद करा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यानी कि सेंटली जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन पूछेगा सेंटली जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार में सेंटली जनजाति भी पूछा हुआ है। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है कुछ नहीं में से कुछ नहीं आता नियम के विरुद्ध है, अर्थात ऊर्जा का संरक्षण जो यह बताता है कि एक यानी कि पृथक तंत्र में कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो सकती। उसके बाद बात करेंगे तो आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं हैं, इसे एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान ऊर्जा यानी कि अनुपात के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में एक और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, या आप जानते हैं, या परिवर्तित किया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो किस देश से होकर नहीं गुजरती है तो देखते हैं। मैक्सिको से नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा जो है ना, मैक्सिको से नहीं गुजरती है, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील से गुजरती है। उसके बाद बात कर लेते हैं तो करा है क्वेश्चन में कि मैक्सिको के उत्तरी अमेरिका में स्थित यह एक देश है जहां से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। उसके बाद बात करेंगे तो 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है या चमकती है, याद रखिएगा। कहेगा क्वेश्चन में कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर कब चमकती है तो 21 मार्च और 23 सितंबर। उसके बाद बात करेंगे कि भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा निम्न देश से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से तो इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील है ना, ये दक्षिण अमेरिका का देश है। उसके बाद गैबोन हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य, और युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये जो हो गया ना अफ्रीका का देश हो गया। उसके बाद मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ये हो गया यानी कि मालदीव तो कह सकते हैं इधर यानी कि भारत के नीचे यानी कि एशिया में आ जाएगा ये, इंडोनेशिया भी एशिया में, और किरिबाती इधर आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया के ये साइड में। तो ये विषुवत रेखा से गुजरता है। उसके बाद बात करेंगे भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कहेगा भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है तो 3 महाद्वीपों से। भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के यानी कि देश है, भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के देश है। मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, किरिबाती हो गया, ये भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के देश हैं। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे करा है भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश कौन कौन आ जाएगा तो सोमालिया आ जाएगा, केनिया, साओ टोम और एंड प्रिंसिपी, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य और गैबोन और युगांडा हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका के देश, तो अभी बोले थे ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कर्क रेखा उत्तर गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, बिल्कुल सही। उसके बाद बात करेंगे कि कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश, तो कर्क रेखा पर कौन कौन है तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका का देश हवाई द्वीप जिसकी राजधानी होनोलुलु है, उत्तरी अमेरिका का देश हवाई द्वीप हो गया, मैक्सिको। उसके बाद अफ्रीका महादेश का देश हो गया मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, सहारा एवं यानी कि मोरितानिया हो गया आदि हो जाएगा, ये अफ्रीका का देश हो गया। उसके बाद एशिया का देश कौन कौन हो जाएगा, जो कर्क रेखा गुजरता है उसकी बात कर रहे हैं। एशिया में कर्क रेखा कौन कौन देश से गुजरेगा तो ध्यान दीजिएगा, ताइवान से गुजरेगा, चीन से गुजरेगा, म्यांमार से गुजरेगा, बांग्लादेश से गुजरेगा, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब से, इतना से एशिया से गुजरेगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को कहा जाता है, बिल्कुल। और मकर रेखा विश्व के निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, जैसे में अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, उसके बाद नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा तथा फ्रेंच पोलिनेशिया इत्यादि। उसके बाद बात करेंगे कि सूर्य कर्क तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष भर लंबवत चमकता है। उसके बाद बात करेंगे तो कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून तथा मकर रेखा पर 22 दिसंबर लंबवत चमकता है। क्वेश्चन पूछेगा कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत 21 जून को तथा मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो बस आज भर इतना ही।